तो गाइज फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 517 के बारे में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे UI स्काई चैनल से एक आधी स्ट्राइक हट चुकी है, जो कि खुद द ग्रिम एंटरटेनमेंट ने रिट्रैक्ट करी है। लेकिन स्काई ऑफ लाइट में अब भी 26 स्ट्राइक पड़ी हुई है और मैं देख रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है। यानी कि आसान शब्दों में बात यह है कि दिक्कत PDJ की तरफ से नहीं है, दिक्कत वेबटून की तरफ से है। और UI स्काई में पहले टोटल 3 स्ट्राइक थी, अब बची है 2, और इसीलिए शायद मैं ये वीडियो UI स्काई में अपलोड कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक और स्ट्राइक UI स्काई में पड़ी तो UI स्काई दोबारा से अपाहिज हो जाएगा। बट इट्स ओके, मैं व्हील चेयर पहले से खरीद के रखूंगा। तो खैर गाइस, पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो चार्ल्स चोई होता है वो बिल्डिंग से छलांग दे के इस दुनिया से 9-2-11 हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे 9-2-11 की जगह कुछ सीरियस शब्दों का इस्तेमाल कर देता तो यूट्यूब मेरी इस वीडियो में भी एज रिस्ट्रिक्शन लगा देता। तो खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं लुकिज्म यूनिवर्स काफी ज्यादा शांत लग रहा होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चार्ल्स चोई निपट चुका है। हम देखते हैं काफी सारे लोग मस्त करके अपना सड़क में घूम रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। हे, क्या तुमने कल की न्यूज देखी? क्या कल की न्यूज? हाँ, क्या तुम्हें उस बारे में नहीं पता है? क्या तुमने कल HNS ग्रुप के चेयरमैन को न्यूज में नहीं देखा था? लेकिन इतने में ही इन लोगों के बगल से निकलता है हमारा बड़ा वाला डैनियल, और डैनियल को देख के ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, ये लड़का तो कल न्यूज में था, है ना? नहीं, जो लड़का न्यूज में था उसके बाल तो थोड़े से लंबे थे। साथ ही साथ में मुझे लग रहा है ये वाला लड़का उस वाले लड़के से थोड़ा सा लंबा है। दरअसल इन लोगों ने लिटिल डैनियल को ही देखा था, और लिटिल डैनियल और बड़ा वाला डैनियल अब कुछ हद तक सेम लगते हैं। साथ ही साथ में अभी हमें डैनियल की वॉइस ओवर सुनाई दे रही होती है। एक दिन बीत चुका है और चार्ल्स चोई अब नहीं रहा। कल रात जो कुछ भी हुआ था वो काफी सारे लोगों की अटेंशन खींचने के लिए काफी था। लेकिन चार्ल्स चोई की मौत जिस तरह से हुई, चार्ल्स चोई के ऊपर काफी लोगों को दया भी आई है। लेकिन काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चार्ल्स चोई के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी कर्मों की सजा थी। साथ ही साथ में डियागो कैंग, जो कि चार्ल्स चोई के अंडर में काम करता था, वो भी इस कंट्रोवर्सी में फंस चुका है। लेकिन फंसने का मतलब ये नहीं कि उसका नुकसान हुआ है, वो इस कंट्रोवर्सी की वजह से हीरो बन चुका है। ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है कि डियागो कैंग चार्ल्स चोई का सच दुनिया के सामने लाना चाहता था। चार्ल्स चोई की मौत की न्यूज से दुनिया वाले काफी ज्यादा हैरान हैं। लेकिन जल्द ही सारे के सारे लोग चार्ल्स चोई के बारे में भूल जाएंगे जैसे कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं उस कैफे का सीन जहाँ पे जेस काम करता है। इस कैफे में अभी जेस के साथ के ही लौंडे खाने पीने के लिए आ रखे होते हैं, और जेस उनको कहता है, तुम्हारा स्वागत है, ये तुम हो, तुम वहाँ पे जाके बैठ सकते हो, बाकी के लोग तुम्हारा वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं वास्को, एलाई और जैक ली एक साथ बैठे हुए होते हैं, और तीनों की अभी हड्डियां अभी सही नहीं हुई होती जो गन ने चटकाई थी। और साथ ही साथ में अभी यहाँ पे डैनियल भी पहुंच चुका होता है, और जैक उसको कहता है, तो तू भी यहाँ पे आ गया? वास्को कहता है, क्या ये बड़ा डैनियल है या फिर ये छोटा डैनियल है? अब तो मुझे इन दोनों को देख के पता भी नहीं चलता कि इन दोनों में से छोटा कौन है और बड़ा कौन है। डैनियल भी अभी इनके साथ आके बैठ जाता है और एली को कहता है, हे, अब तुम कैसे हो? क्या सब कुछ ठीक है? एली कहता है, तूने भी तो गन के साथ फाइट करी थी ना, क्या तू ठीक है? डैनियल कहता है, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एली कहता है, क्या तुझे बिल्कुल भी चोट नहीं आई? आखिर तेरी बॉडी किस तरह की है? जैक कहता है, इस हरामजादे में जरूर कुछ ना कुछ तो खास बात है। हम सब ने ही गन के साथ फाइट करी, लेकिन इसको एक भी खरोश नहीं आई है। अबे और डैनियल, क्या तेरे पास कोई परफेक्ट बॉडी है या फिर ऐसा ही कुछ है क्या? डैनियल कहता है, अरे जैक तुम क्या बोल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? इतने में ही वास्को कहता है, दुनिया वाले सारे के सारे अभी चार्ल्स चोई के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी के लौंडे कहते हैं, क्या वास्को, तुम्हें ये कैसे पता? इतनी बात तो वास्को भी समझ सकता है, आखिर तुमने वास्को को समझ क्या रखा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, चार्ल्स चोई ने जो रात को करा वो उसने ऐसा क्यों करा? क्या सच में उस बुरे इंसान ने वो रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, या फिर बात कुछ और है? मुझे लगता है यहाँ पे ऐसी काफी सारी बातें हैं जिनका बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा है। हाँ सही बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन डैनियल पार्क, मैंने सुना था कि तू जा रहा है। डैनियल कहता है, क्या जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ? जैक कहता है, और कहाँ, उस बुढ़े के फ्यूनरल में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चार्ल्स चोई के फ्यूनरल का सीन, जहाँ पे बड़ा वाला डैनियल चार्ल्स चोई की फोटो के सामने एक फूल लेके खड़ा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे अभी यकीन नहीं होता कि चार्ल्स चोई अब नहीं रहा। मैं तो सोच रहा था वो बुढ़ा मुझे आखिरी दम तक परेशान करेगा, लेकिन उस बुढ़े ने अपनी जान ले ली। उस जैसा बुरा इंसान ऐसा कर सकता है, ये बात कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। क्या सच में उसके जाने के बाद अब सब कुछ खत्म हो चुका है? मैं उस हरामजादे को अपने हाथों से सजा देना चाहता था, मैं उसको मार के सबके साथ इंसाफ करना चाहता था, लेकिन चार्ल्स चोई खुद अपनी जान ले ले, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि चार्ल्स चोई के साथ ऐसा हो। इतने में ही हम देखते हैं डैनियल के पीछे से अभी यहाँ पे क्रिस्टल भी आ जाती है, जिसके होंठ पूरी तरह से सूखे हुए होते हैं। शायद क्रिस्टल अपना लिप बाम लगाना भूल चुकी होगी और इन्हीं फटे होठों के साथ वो डैनियल को कहती है, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। डैनियल कहता है, अरे क्रिस्टल तुम? क्रिस्टल कहती है, डैनियल पार्क,
इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। डैड ने वो सब कुछ अपनी मर्जी से करा है, इसलिए तुम्हें इस बारे में अपने आप को जिम्मेदार मानने की जरूरत नहीं है। जरा अपने अगल बगल नजरें घुमा के देखो, उस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी एंजॉय करी है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो डैड के अंडर में काम किया करते थे, लेकिन डैड के अंत के टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो डैड के लिए आंसू बहा रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि काफी सारे लोग डैड के विरोध में हैं अभी। और हम देखते हैं काफी सारे भीड़ में काफी सारे लोग नारे लगा रहे होते हैं, उस धोखेबाज की जायदाद को हड़प लेना चाहिए, सरकार को उसकी जायदाद को जब्त कर लेना चाहिए और गरीबों में बांट देना चाहिए। और चार्ल्स चोई इस दुनिया से जा चुका होता है। इस बात का फायदा जो पॉलिटिशियन होते हैं वो पूरी तरह से उठा रहे होते हैं, और एक बंदा चिल्ला के जनता को बोल रहा होता है, सबके सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने नेशनल असेंबली के बैच की कसम खा के कहता हूँ, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही होगा। और यही सारी बातें क्रिस्टल डैनियल को बता रही होती है और कहती है, बाहर ये सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए तुम भी इस बारे में चिंता मत करो। वैसे भी जिसकी मौत हुई है वो सिर्फ एक बुरा इंसान था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन चाहे जो भी हो, क्रिस्टल का तो वो बाप था, इसलिए क्रिस्टल के भी आंसू आ जाते हैं। और जहाँ पूरा का पूरा फ्यूनरल हॉल खाली होता है, वहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ होता है, जो कि आराम से बैठ के यहाँ पे दारू पी रहा होता है। और चार्ल्स चोई की फोटो के आगे भी उसने एक बोतल रख दी होती है और कहता है, अगर आखिर में इसको ऐसा ही करना था तो ये ऐसी एक्टिंग क्यों करता था जैसे ये हमेशा जीने वाला है। ले मेरे दोस्त, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट दारू लेके आया हूँ, इसलिए इस दुनिया को अब बिना किसी अफसोस के अलविदा कह दे। और इस बंदे की आवाज से आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये है कौन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्टीव हॉन्ग को, जो कि कॉल पे किसी से बात करते हुए बोल रहा होता है, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, तो बताओ चीजें कैसी चल रही हैं। तुम उस बारे में जानते हो ना, जो जोहान शियोंग नाम का बच्चा वो दवाई लेके आया है आंख में डालने वाली। तुम बोल रहे हो कि वो दवा काफी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन साथ ही साथ में वो काफी ज्यादा डेंजरस भी है ना। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ उस मेडिसिन की मदद से तुम उसकी ही तरह एक और मेडिसिन बनाने की कोशिश करो, और साथ ही साथ में सेफ्टी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। साथ ही साथ में जोहान शियोंग की आंखों का भी चेकअप करना, क्योंकि जोहान शियोंग ने हमें काफी ज्यादा जरूरी चीज ला के दी है, हमें भी जोहान शियोंग के लिए कुछ करना चाहिए। स्टीव के सामने हैदर की मदर बैठी हुई होती है, इसलिए स्टीव उसको कहता है, मुझे माफ करना, तुम्हें यहाँ पे बुला के मैं यहाँ पे कॉल पे बात कर रहा हूँ। जवान बुड्ढी कहती है, जो हमें यहाँ पे बातें करनी है वो सब हम कॉल में भी कर सकते थे। मैं इतने बड़े बिजनेस के चेयरमैन के साथ डिनर नहीं करना चाहती थी। मैं जो यहाँ पे खाना खा रही हूँ मैं उसके पैसे दूंगी, लेकिन अगर कोई भी चीज 30,000 वॉन से ऊपर हुई तो वो कानून के खिलाफ होगी। स्टीव कहता है, तुम आज भी वैसे ही हो जैसी तुम हमेशा हुआ करती थी। जवान बुड्ढी कहती है, फालतू की बातें करना बंद करो और सीधा मुद्दे की बात करो। स्टीव कहता है, तो तुम्हें चार्ल्स चोई की छुपी हुई जायदाद के बारे में पता चला क्या? चार्ल्स चोई की जितनी भी छुपी हुई जायदाद थी वो सारी की सारी गन के नाम पे है। हमने गन के अड्डे की पूरी छानबीन करी, लेकिन हमें ये चीज कहीं पे भी नजर नहीं आई कि उसने गन के नाम पे कुछ भी करा हो। क्या तुम ये कैसी बात कर रही हो? डियागो कैंग ने कहा था कि इस बात में कोई भी शक वाली बात नहीं है कि चार्ल्स चोई अपनी जायदाद किसी और के नाम पे कर रहा है। उसने कहा था इसके काफी ज्यादा चांस हैं कि गन को ही उसकी सारी जायदाद मिलेगी। हाँ, डियागो कैंग ने ऐसा कहा था, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो गन ने सारे के सारे इल्जाम अपने सर पे क्यों लिए? तो फिर चार्ल्स चोई की सारी जायदाद गई कहाँ? क्या चार्ल्स चोई की सारी जायदाद उसकी बेटियों को मिली है? मेरा मतलब तुमने ही मुझे बताया था ना कि चार्ल्स चोई की 2 बेटियां हैं। स्टीव इस बुढ़िया का एक और पैक बना रहा होता है, लेकिन ये मना करते हुए कहती है, चार्ल्स चोई की 2 बेटियों को चार्ल्स की बस वही दौलत मिली है जो कि एक नॉर्मल दौलत है, लेकिन जो चार्ल्स चोई की छुपी हुई दौलत है वो हमें नहीं पता कि किसके नाम पे है, वो उन लड़कियों के नाम पे नहीं है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि चार्ल्स चोई की छुपी हुई दौलत जिसके भी नाम पे है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? मुझे लगता है तुम्हें बातें समझ आ चुकी है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और स्टीव हॉन्ग सोचते हुए खुद से बोल रहा होता है, चार्ल्स चोई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तूने अपनी जान क्यों दी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे होती है जोहान की मदर। जोहान की मदर के कमरे का दरवाजा भी हल्का सा खुलता है और जोहान की मदर उधर देखते हुए कहती है, जोहान ये तुम हो बेटा? लेकिन ये जोहान नहीं बल्कि हॉस्पिटल की नर्स होती है और कहती है, आपके डिस्चार्ज के सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, अब जैसे ही आप अपना सामान पैक कर लोगे तो आप यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। लेकिन इतने में ही जोहान भी यहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि आपको सामान पैक करने में मेरी मदद की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि हम घर जल्दी से जल्दी जाएं। मॉम, आपका जोहान आपके पास आ गया। जोहान की मदर जोहान को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और सीधा आके जोहान के गले लग जाती है और कहती है, जोहान आखिर तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, और आखिर मेरे प्यारे जोहान के चेहरे में इतनी सारी चोटें कैसे लगी हैं? जोहान कहता है, मॉम प्लीज मेरी चोटों में दवाई लगा दो। मतलब यार फाइनली जोहान का मकसद अभी पूरा हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हान रिवर के साइड का सीन, जहाँ पे जैक जोहान को चिढ़ाते हुए बोल रहा होता है, मॉम प्लीज मेरे दवाई लगा दो। ये साला कभी नहीं बदलने वाला
वाला, ये अपनी मम्मा का हमेशा प्यारा सा बेबी होगा। अबे भाई यार, अब तू बड़ा हो चुका है, क्या तू दोबारा से रोया था? तो बता, वापस से नॉर्मल जिंदगी में आके तुझे कैसा लग रहा है? और हरामजादे, तुझसे तब वापस नहीं आया जा रहा था जब मैं तुझे बोल रहा था वापस आने के लिए। मीरा कहती है, जैक उसे परेशान करना बंद करो। जोहान इतने में ही कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वापस आने में कामयाब रहा, क्योंकि तुमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी मेरे ऊपर। इसलिए जैक, तेरा सच में बहुत बहुत शुक्रिया। जैक कहता है, क्या अचानक से तुझे क्या हुआ बे? इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो गया? लेकिन जोहान जैक की तरफ हाथ बढ़ा के कहता है, नहीं जैक, मैं सीरियसली तुझे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन जैक जोहान के हाथ में रैपट मार के साइड कर देता है और कहता है, अबे छोड़ ना यार, दोस्त लोग यही करते हैं हमेशा। लेकिन जोहान जैक के कंधे में हाथ रख के कहता है, नहीं जैक, मैं सच में दिल से तेरा शुक्रिया करना चाहता हूँ। और जैक ने जोहान के हाथ में मारा होता है, उसके बावजूद भी जोहान इतनी अच्छे से बात कर रहा होता है, इसलिए जैक अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैंने इसके हाथ में एक रैपट मारा, उसके बावजूद भी ये इतनी अच्छे से बात कर रहा है। लगता है ये दोबारा से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है। मीरा कहती है, बहुत अच्छे जोहान, तो तुमने अब क्या करने की सोची है? जोहान यहाँ से जाते हुए कहता है, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। भले ही मैं इस चीज में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक कोशिश करके देखूंगा। वैसे भी मैं हमेशा से ही एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। हम देखते हैं यहीं बगल में विंजिन भी तफरी मार रहा होता है और उसके साथ मैरी किम भी होती है। जोहान की बातें सुनने के बाद विंजिन कहता है, तो इसका मतलब ये है कि जोहान शियोंग को हम दोबारा नहीं देखेंगे अब? मैरी कहती है, क्या जोहान शियोंग? आखिर वो कौन है? वो एक ऐसा बंदा है जिसकी आंखों की माँ बहन एक हो रखी है। गधे, तेरी आंखें भी ठीक नहीं हैं, तेरी आंखें भी वैसी हैं। हाँ, बात तो तूने सही कही है। वैसे जोहान शियोंग के पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक छोटा सा पपी आता है और अपना टैंकर विंजिन के ऊपर खाली करने लगता है। विंजिन जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है, अबे ओए कूदिया के बच्चे, आखिर तू ये क्या कर रहा है? क्या तू पूरी रात भर खून की उल्टियाँ करना चाहता है? मैरी कहती है, वाह, ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, मुझे लगता है मैंने इसे बहुत पहले कहीं देखा है। इतने में ही इस पपी के ओनर भी यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि जे और डैनियल। डैनियल विंजिन को कहता है, माफ करना, मेरे हाथ से उसकी पकड़ छूट गई थी। विंजिन कहता है, नहीं हरामजादे, तूने ये जानबूझ के करा है ना? आखिर तुम दोनों अब मेरे कपड़ों का क्या करोगे? मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं, इस हराम के बिल्ले ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए हैं। ओए जे होंग, तू बहुत ज्यादा अमीर है ना, तो चल पैसे निकाल। मैरी कहती है, अबे उस प्यारे से पपी को हराम का पिल्ला मत बोल। और यहीं बगल में हम देखते हैं वास्को और उसके साथ के बंदे भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इनको ऐसा लग रहा होता है कि विंजिन डैनियल को परेशान कर रहा है, इसलिए ये लोग तैयार होते हैं विंजिन की तोड़ने के लिए। और वास्को विंजिन को बोल रहा होता है, ओए चश्मिश, अपना चश्मा निकाल। विंजिन कहता है, क्या इस हरामजादे ने कोई नशा करा है क्या? क्या तो इसलिए इतना ज्यादा अकड़ रहा है क्योंकि पिछली बार मैंने बच्चा समझ के तुझे माफ कर दिया था? मैरी किम, लड़ने के लिए तैयार हो जा, अब हम इन सबको सबक सिखाएंगे। मैरी कहती है, नहीं, मैं तो इन छोटे छोटे पपीज के साथ हूँ। वास्को कहता है, वैसे विंजिन के लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है, उसके कोई भी दोस्त नहीं है। जैक कहता है, हे, आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे भी बताओ। यहाँ पे वास्को और विंजिन फालतू की बकैतियां काट रहे होते हैं, मतलब फुल मिला के यहाँ पे मस्ती चल रही होती है। भले ही विंजिन और वास्को एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं होती एक दूसरे के लिए। और डैनियल ये सब कुछ देख के एक स्माइल के साथ अपने मन में बोल रहा होता है, सच में अब मुझे काफी ज्यादा शांति महसूस हो रही है, लगता है सब कुछ शांत हो चुका है और मैं चाहता हूँ सारे के सारे लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं सैमुअल सीओ को, जो अपनी कार चला रहा होता है, बहुत ही महंगी। वैसे ये कार सैमुअल की नहीं है, शायद ये कार होगी गो की। और कार की पीछे वाली सीट में बैठा हुआ गोवा भी बोल रहा होता है, मेरा सच में दिमाग खराब हो रहा है। सैमुअल कहता है, क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। गो कहता है, आखिर मैं गुस्सा क्यों ना हूँ बे, आखिर चीजें ही ऐसी चल रही है जिस वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सैमुअल कहता है, वैसे हैरान तो मैं भी हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था गन और तुमने साथ में मिलके जो क्राइम करे थे, गन वो सारा का सारा इल्जाम अकेले अपने ऊपर ले लेगा। गो कहता है, क्या उस चोमू को सच में ऐसा लगता है कि मैं उसका एहसान मानूंगा इस बात के लिए? वो 4 मेजर क्रूज हमने साथ में मिलके बनाए थे और उस हरामजादे ने तो जेल में किसी से मिलने से भी मना कर दिया है। उस हरामजादे को मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मेरे क्राइम्स अपने सर में ले ले। आखिर अचानक से वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है? क्या उसका दिमाग खराब हो चुका है? सैमुअल कहता है, मिस्टर गो, वो लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। गो कहता है, क्या तू वहाँ पे नहीं जा सकता? वैसे भी ये काम करने में तू मुझसे ज्यादा अच्छा है। सैमुअल कहता है, जो भी हो, लेकिन मेरी भी उनके साथ फर्स्ट मीटिंग है ये। गो कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे तू ही मिल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसके सामने आया तो मेरे उसके साथ पंगे ही होंगे। इतने में ही ये दोनों एयरपोर्ट में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे इन्होंने अपनी कार रोक ली होती है। वहीं एक प्लेन के अंदर हम देखते हैं एक बंदा अपने मुंह के ऊपर एक बुक रख के सो रहा होता है और एक एयर हॉस्टेस उसका कोट लेके उसके पास आती है और कहती है, हे मिस्टर, प्लेन अपनी जगह में पहुंच चुका है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लेन के अंदर स्मोकिंग करना बिल्कुल मना है। साथ ही साथ में ये रहा आपका कोट। ये बंदा लेटे हुए ही स्मोक कर रहा होता है और कहता है, मिस,
उस कोट को संभल के पकड़ो, क्योंकि किसी के लिए वो कोट अपनी जिंदगी के जितना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है गीटे किम। और यहाँ पे कीटे लिखा है, कहीं पे गीटे लिखा होता है। और गीटे किम का यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है तेजिन चियोन। इसी के साथ जो गो होता है वो भी गीटे के सामने पहुंच जाता है और कहता है, हेलो, ओए तू ही गीटे किम है, मैंने सही कहा ना? तेरे चेहरे में इतने बेकार से एक्सप्रेशन है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ तू ही जरूर गीटे किम होगा। वैसे तुझसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हूँ गो किम। और यार सच में जो ये गीटे बंदा है ना, इसकी वाइब्स मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लगती हैं। ये बंदा मतलब पूरा का पूरा किसी हैवान किस्म का लगता है। तो खैर इसी के साथ यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म होता है। और यार अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि जिस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती है वैसी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। साथ ही साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि वेबटून दोबारा से इस चैनल पे स्ट्राइक मार के इसको बंद ना कर दे। इस चैनल पे बस एक स्ट्राइक आने की देर है और एक स्ट्राइक के बाद ये चैनल खत्म, मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाएगा 7 दिन में डिलीट करने वाला। और जो वेबटून है वो तो अपनी स्ट्राइक को वापस भी नहीं लेता। तो खैर गाइस, बाकी आपका जो कुछ भी सवाल हो, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। और अगर पर्सनली कुछ कहना चाहते हो तो इंस्टा में कह सकते हो। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।